Okay, everyone, let's continue with the topic which we were discussing. Okay, so we were discussing the cash and credit transaction, and I hope that everybody is clear with the meaning of cash and credit transaction. So now let's come on the sixth point, that transaction can further be classified as external or internal. मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होगा, जिसमें हम किसी थर्ड पार्टी से डील करते हैं. थर्ड पार्टी मतलब किसी बाहर वाले से डील कर रहे हैं. तो अगर मैंने गुड्स परचेज किए किसी सप्लायर से, दैट इज माय थर्ड पार्टी, सो इट्स एन एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन. मैंने अगर गुड्स सेल किए हैं अपने किसी कस्टमर को, so that's again a third party, so it is again an external transaction. तो ये मेरी हुई एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन. मगर इंटरनल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? इंटरनल ट्रांजैक्शंस का मतलब हुआ कि जैसे मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल दिया था कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो ये मेरी इंटरनल लायबिलिटी है, यानी कि ये मेरा इंटरनल ट्रांजैक्शन है. सिमिलरली यहाँ पे कुछ आपको और इंफॉर्मेशन दी हुई है, कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं. वो ये होता है कि चार्जिंग डेप्रिसिएशन. ओके, चार्जिंग डेप्रिसिएशन, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू. आई डोंट नो कितना आपको समझ में आ पाएगा, बट मैं आपको फिर भी समझाने की कोशिश करती हूँ. ओके, जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो डेप्रिसिएशन मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि हर साल, या हर साल भी नहीं बल्कि मैं कहूंगी कि कॉन्टिन्यूअसली आपके फिक्स एसेट्स की वैल्यू में क्या डिक्रीज आ रहा है, क्या रिडक्शन आ रहा है, because of the various factors such as because of passage of time, or because of obsolescence, or because uh, usage, because of wear and tear. तो ये सब चीजों की वजह से जो भी आपका रिडक्शन होती है वैल्यू के अंदर, राइट, वो उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन. जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो चार्ज करने का मतलब क्या हुआ, दैट वी आर गोइंग टू रिड्यूस इट फ्रॉम आवर फिक्स्ड एसेट, और इसे एज एन एक्सपेंस शो किया जाता है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर. मान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही हम शो करेंगे. ओके, तो जब मैंने इसे एज एन एक्सपेंस चार्ज किया डेप्रिसिएशन को, तो डेप्रिसिएशन ने एक तो मेरे एसेट का बैलेंस रिड्यूस किया, जो कि मैंने चार्ज किया है तो रिड्यूस हो रहा है, और दूसरा मेरा एज एन एक्सपेंस भी चार्ज हो रहा है, तो वो मैं शो कर रही हूँ पीएनएल अकाउंट में, और जिसकी वजह से मेरे प्रॉफिट फिगर्स रिड्यूस हो रहे हैं. अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एज एन एक्सपेंस, तो प्रॉफिट रिड्यूस होता है, मगर हम रिड्यूस्ड प्रॉफिट पे ही टैक्स पे करते हैं. दैट मीन्स डेप्रिसिएशन इज वन सच अमाउंट which we are not going to pay to anybody. Why? Because depreciation जब एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ज करती है, तो वो चार्ज करती है so as to replace the asset by the end of the useful life of the asset. जैसे मान लेते हैं एक एसेट है मशीन, उसकी लाइफ है 10 साल, यानी कि 10 साल में हम मान लेंगे कि उस एसेट की वैल्यू जीरो हो जाएगी. तो जो हर साल हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उस मशीन के ऊपर, वो हम बेसिकली चार्ज कर रहे हैं, यानी कि वो प्रॉफिट का अमाउंट हम एक जगह एक फंड बनाते हैं जिसको कहते हैं डेप्रिसिएशन फंड, और उसमें कलेक्ट करते जाते हैं, राइट, सो दैट बाय द एंड ऑफ द 10th ईयर वी विल हैव सम मनी with us to take care of the purchase of the machine that is now getting discarded, right. तो इसीलिए हम कहते हैं कि डेप्रिसिएशन जब एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ज करती है फिक्स एसेट पे, तो वो एक एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होती है, मतलब उसको हम किसी को पे नहीं कर रहे, बट वी आर चार्जिंग इट एंड वी आर using that money for creating a fund which we are going to use for repurchasing of that same asset. Okay, so this is one example. Okay, providing salary to the employees would be internal or external. Okay, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा खुशी आपने. आप सैलरी दे रहे हैं बच्चे, जो एम्प्लॉइज हैं वो आपके ओनर्स नहीं हैं, राइट, आपके सिर्फ एम्प्लॉइज हैं. तो एम्प्लॉइज को जब आप सैलरी देते हैं, तो वो आपके लिए एक्सपेंस होता है.
और जैसे हम बाकी एक्सपेंसेस को ट्रीट करते हैं, जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा तो वो मेरे लिए एक एक्सपेंस है, सिमिलरली जब मैं अपने एम्प्लॉइज को सैलरी भी दूंगी वो भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एक्सपेंस ही रहेगा, और उसको भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे हम बाकी एक्सपेंसेस को ट्रीट कर रहे हैं, राइट? आई थिंक दिस answers your doubt. So it is also an external transaction and it is no longer an internal transaction, right? तो employee के लिए मैंने कहा था कि employee का जो concept है, whether it is an internal user or external user, उससे इसको correlate मत कीजिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैनेजमेंट में लोग काम कर रहे हैं, बट मैनेजमेंट इज एन इंटरनल पार्टी, पर हर जो कोई मैनेजमेंट का हिस्सा है वो ओनर तो नहीं होता, नंबर वन। तो जो भी मैनेजमेंट में लोग काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सारे लोगों को सैलरी पे की जाती है, राइट? तो ये सारी सैलरी जो एक ऑर्गेनाइजेशन पे कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे एज अ कॉस्ट ही रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि एज एन एक्सपेंस ही रिकॉर्ड करेंगे, और आप उसे पे कर रहे हैं तो आप उसे एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन ही मानेंगे। दैट मीन्स इट इज गेटिंग पेड टू द अदर पार्टी and so it is an external transaction. Okay, there is one more example which is written in internal transaction is creating provision for doubtful debts. ये भी एक ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है जो अभी आपको, मुझे नहीं पता कितना समझ में आएगा, फिर भी मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देती हूँ इसके बारे में। ओके, मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स कुछ प्रिंसिपल्स के बेसिस से बनाए जाते हैं। वन ऑफ द प्रिंसिपल इज कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल सेज दैट वी हैव टू प्ले सेफ। प्ले सेफ का मतलब क्या हुआ कि जो भी लॉसेस अगर बिजनेस में हो रहे हैं उसको आप पहले रिकॉर्ड कीजिए, और कोई भी प्रॉफिट जो बिजनेस में होने वाला है वो आप तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक कि वो हो नहीं जाता, राइट? तो अगर किसी कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं इस रेफरेंस में कि अगर आपने अपने प्रोडक्ट को सेल किया है अपने कस्टमर को क्रेडिट पे, राइट? तो आपके पास डेटर्स क्रिएट हो रहे हैं। अब अगर डेटर्स टाइमली पैसा दे दे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, पैसा आ गया। व्हाट इफ अगर वो डिफॉल्ट हो जाए और वो पैसे ना दे, फिर उस केस में क्या होगा? तो जब आपका ये डेटर था जो डिफॉल्ट हो गया, जिसने पैसे नहीं दिए आपको, तो उसके लिए जो पैसा नहीं आया वो बिजनेस के लिए बिजनेस का लॉस हुआ। तो बिजनेस ये प्रपोज करता है कि हर साल कुछ ना कुछ ऐसे कस्टमर्स जरूर होंगे जो हमारे से क्रेडिट में डील करेंगे और हमारे डेटर्स बनेंगे, और वो हमको पैसे नहीं दे पाएंगे। तो मान लेते हैं कि टोटल रेवेन्यू का 10% हम मान लेते हैं, टोटल क्रेडिट सेल्स का 10% हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो उसका पैसा हमको नहीं मिलने वाला है, राइट? तो वो मेरे लिए लॉस है। तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के अंदर हम ये प्रोविजन बना देते हैं विच इज in the recorded in the liability side, or we can also show it by reducing our assets which is debtors appearing on our asset side, right? तो ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपने क्रिएट किए हैं, बेसिकली ये प्रोविजन फॉर लॉस है, और वो लॉस हमने जो उसको कि हमने फोर्सी किया है कि शायद ये पैसे हमको नहीं मिल पाएंगे। ओके, so this was internal and external transaction. Okay, now there's two more doubts that I have just received. Let me resolve those doubts and then we'll finishing this class today. Shareholders will be treated as internals or externals because they are the owners. Of course, बच्चे, शेयर होल्डर्स जो हमारे होते हैं अगर वो ओनर्स हैं तो वो हमारी इंटरनल पार्टी है, यानी कि जब हम उनको अपनी कोई भी प्रॉफिट्स अलाउ कर रहे हैं या डिविडेंड पे कर रहे हैं तो वो इंटरनल ट्रांजैक्शन है, वो एक्सटर्नल नहीं है, क्योंकि वो ओनर के साथ डील कर रहे हैं। और बिजनेस जब बिजनेसमैन के साथ डील करता है तो वो इंटरनल ट्रांजैक्शन बनती है। मगर हर वो शेयर होल्डर जो कि इन्वेस्ट कर रहा है जरूरी नहीं है कि वो ओनर हो, क्योंकि हमारे पास वो भी ऑप्शन होता है कि शेयर्स में जब आप परचेज कर रहे हैं सो पीपल कैन बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यस, आई एम सेइंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होते हैं वो मैं चाहूंगी कि आज आप सर्च कीजिए और जानिए, कल हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि जो भी पार्टीज आपकी ओनर्स है उनके बीच में और बिजनेस के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको हम ट्रीट करते हैं एज एन इंटरनल ट्रांजैक्शन। Okay, there was a doubt for fourth point. Let me re-explain that fourth point. So fourth point is saying that there is a balance sheet which we are preparing under the financial statement which says that assets side हम एक साइड पे हम asset reflect करते हैं बैलेंस शीट में और दूसरी साइड पे हम रिफ्लेक्ट करते हैं कैपिटल और लाइबिलिटी।
तो कैपिटल और लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा टोटालिटी में इक्वल रहेगा असेट के बैलेंस में। तो जो भी आप अपनी फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं यूजिंग द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है और उसी को हम यूज करके बनाते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आप देखेंगे कि जो आपका फाइनल अकाउंट बनेगा, if there is no arithmetical mistake that you have committed, तो assets का बैलेंस हमेशा लायबिलिटी और कैपिटल के बैलेंस के इक्वल ही आएगा। So the accounting equation or the balance sheet equation is that asset is equals to capital plus liability, right? So this was fourth point. Now you are already aware what is your homework for today. Everybody, please complete your work, and if there are any doubts, we'll be taking it up in the next session tomorrow. Thank you everyone. Please take care of yourself. I'll be sharing the invite for tomorrow's class before evening. Thank you everyone.